हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 20 फेब और है संडे। आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है वेनाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको केरला में देखने को मिलेगी। कंटेस्ट क्या है, यानी कि न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि समर सीजन में बहुत सारे एनिमल्स क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से, इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु से। किस चीज़ में? वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो केरला में आपको देखने को मिलेगी। इस सेंचुरी में क्या है, बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग समर के दौरान क्या होता है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, यानी कि फूड यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वाटर थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर रहता ही है, इसलिए क्या कर रहे हैं, एनिमल्स यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं। देख लेते हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, आपको केरला में देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप जूम करके, आपको लेफ्ट में वेनाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी सी दिख रही होगी। ये केरला में है और ये एक इंटीग्रल पार्ट है किस चीज़ का? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ये जो इस्टेब्लिश हुई थी 1973 में, ये इस्टेब्लिश हुई थी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो फर्स्ट इंडिया का क्या है, यूनेस्को डिज़ाइंड है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि इसमें डिज़ाइन है पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आया था 2012 में। देख सकते हैं आपको नीलगिरी बायोस्फीयर, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। देख सकते हैं ये 344 स्क्वायर किलोमीटर का है। वेनाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कंटीजियस टू ए टाइगर रिजर्व्स ऑफ नागरहोल एंड बंदीपुर ऑफ कर्नाटक एंड मधुमलाई ऑफ तमिलनाडु, जैसे मैंने आपको बताया। इससे क्या होती है, कबीना रिवर इससे निकलती है, जो एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। इसमें बहुत सारे एनिमल रहते हैं, जैसे एलिफेंट, गोट, टाइगर, पैंथर, संबल, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, स्लोथ बियर, नीलगिरी लंगूर, बॉनेट मैक्यू और बहुत सारे एनिमल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है फोकलेस आइलैंड इशू। अभी क्या हुआ है कि आप सभी जानते होंगे, चाइना में क्या हुए हैं, विंटर ओलंपिक्स हुए हैं, और विंटर ओलंपिक्स में क्या हुआ, अर्जेंटीना भी गया है। ये देख सकते हैं, पहले लोकेशन देख लेते हैं फोकलैंड आइसलैंड की। ये आपको साउथ अफ्रीका अमेरिका देखने को मिलेगा। इसके ईस्ट में आपको छोटा सा ये सर्कल सा फोकलैंड आइसलैंड देखने को मिलेगा। तो इस पर डिस्प्यूट क्या है गाइस, कि अभी चाइना में विंटर ओलंपिक्स हुए हैं, उसमें क्या हुआ है, अर्जेंटीना गया है, और चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज़ को क्या है, पैसा खूब दिया है, पैसा भर भर के दिया है, और कहा है अर्जेंटीना से कि आप क्या करो, इस जो फोकलैंड आइसलैंड है इसको अपने लिए क्लेम करो, जबकि आपको यूके का पार्ट देखने को मिलेगा। तो ब्रिटिश ने क्या करा, इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है कि चाइना दैट अफर्म्ड इट्स सपोर्ट फॉर अर्जेंटीना क्लेम टू फोकलैंड आइलैंड। चाइना एंड अर्जेंटीना इशू ए जॉइंट स्टेटमेंट दैट सेड चाइना रीअफर्म्स इट्स सपोर्ट फॉर अर्जेंटीना को सपोर्ट करा है कि वो डिमांड करे किस चीज़ पर, कि फोकलैंड आइलैंड क्या है, आपका है, यूजिंग द अर्जेंटीना नेम ऑफ फॉर दी टेरिटरी, और इसको क्या करे, अपनी टेरिटरी बताए, ये चाइना ने कहा है। देख लेते हैं, अभी हमने देखा कि फोकलैंड आइसलैंड कहाँ है, और फोकलैंड आइसलैंड को क्या क्या कहते हैं हम, मालवीन्स आइसलैंड और स्पेनिश आइसलैंड भी कहते हैं फोकलैंड आइसलैंड को। ये इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके की है इन साउथ अटलांटिक ओशन में। ये क्या है, 300 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द साउथर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा, और ये सिमिलर डिस्टेंस ईस्ट ऑफ एन स्टेट ऑफ मैगलिन के सिमिलर डिस्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा। टू मेन आइसलैंड, ईस्ट फोकलैंड, वेस्ट फोकलैंड आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ को क्या करती है, गवर्न करती है, एडमिनिस्टर करती है। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं फोकलैंड आइसलैंड की। ब्रिटिश में ही क्या हुआ था, 1765 में ब्रिटिश के पास आया था सेटलमेंट के दौरान वेस्ट फोकलैंड आइसलैंड, बट फिर क्या हुआ, ये 1770 में क्या हो गया, स्पेनिश पे चला गया। फिर फ्रांस सेटलमेंट हुआ 1767 में, और ब्रिटिश पर फिर ये 1771 में आ गया। ब्रिटिश ने इसको विड्रॉल कर लिया 1774 में, इकोनॉमिक रीजन विदाउट रिनाउंसिंग देयर क्लेम टू द फोकलैंड। फिर स्पेनिश पर आया ईस्ट फोकलैंड आइसलैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलिडेड आइसलैंड भी बोलते हैं, 1811 तक। 1820 में क्या हुआ, अर्जेंटीना गवर्नमेंट जब इंडिपेंडेंट हुई, अर्जेंटीना इंडिपेंडेंट हुआ, तो क्या हुआ, अर्जेंटीना ने क्लेम किया है कि हमारी सवर्निटी है और दी फोकलैंड आइसलैंड पर। फिर 1831 में यूएस वर्शिप डिस्ट्रॉयड द अर्जेंटीना सेटलमेंट ऑन ईस्ट फोकलैंड इन रिप्रेसल फॉर द अरेस्ट ऑफ 3 यूएस शिप्स दैट हैड बीन हंटिंग सील्स इन दिस एरिया, जो पकड़ लिए थे ब्रिटिश के शिप। फिर वर्ल्ड वार सेकंड से क्या हुआ, ये यूएन में क्या हुई, इसकी सवर्निटी को लेकर बात हुई, और किस पर आ गया, फिर ब्रिटिश पर आ गया। चाइना क्यों इसे चाहता है कि अर्जेंटीना पे जाए, क्यों फोकलैंड आइसलैंड किस चीज़ पे जाए, यूके पे ना जाए, क्योंकि यूके क्या करता है,
अपने जहाज़ क्या करता है, चाइना के अंदर से निकाल देता है, यानी कि ताइवान के पास से निकाल देता है। और चाइना इस चीज़ से क्या होता है, परेशान हो जाता है। चाइना नहीं चाहता कि यूके क्या करे, अपने जहाज़ ताइवान के साइड में से निकाले, इसलिए वो चाहता है कि ये जो फॉकलैंड आइलैंड है क्या हो, ये अर्जेंटीना पे जाए। 1965 में यूएन जनरल असेंबली अप्रूव किया था एक रिजोल्यूशन, जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना को होल्ड किया था डिस्कशन में, पीसफुली सॉल्यूशन करने के लिए कहा था इस डिस्प्यूट पर। और फिर 2013 में क्या हुआ, एक रेफरेंडम हुआ जिसमें क्या कहा गया, बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि हम फॉकलैंड आइलैंड क्या होगा, यूके की टेरिटरी होनी चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना क्या है, अर्जेंटीना बहुत गरीब देश आपको देखने को मिलेगा। कोविड-19 में भी क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया था। आर्टिकल है फॉर्म लोन वेवर। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 एंड 3 में इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली क्या करा है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने प्रॉमिस किया है कि हम फॉर्म लोन में क्या करेंगे, थोड़ी सी आसानी करेंगे 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन को लेकर। देख लेते हैं फॉर्म लॉज वेवर क्या होते हैं। फॉर्म लॉज वेवर आर कस्टमाइज स्कीम है जो अनाउंस की जाती हैं स्टेट्स के द्वारा, जिससे क्या कर सकें हम फार्मर की हेल्प कर सकें। व्हेन देयर इज ए पुअर मानसून हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटी यानी कि फ्लड्स वगैरह आ जाती हैं, जिसकी वजह से फार्मर की क्या हो जाती है, जो उसकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। जो बैंक से लोन लेता है वो लोन चुका नहीं पाता, तो उस चीज़ को लेकर क्या कही है, आसानी करने को कहा है फॉर्म लोन वेवर्स में। पुअर मानसून और नेचुरल कैलेमिटी, फार्मर्स में बी अनेबल टू रीपे, जैसे मैंने अब आपको बताया कि वो अनेबल हो जाता है कि किस तरीके से लोन को पे करे। द रूरल डिजास्टर्स डिस्ट्रेस इन सच सिचुएशन ओपन प्रमोट स्टेट्स और सेंटर की ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी, जिससे क्या करें हम थोड़ा सा लोन में रिडक्शन कर सकें। एसेंशियली द सेंटर एंड स्टेट टेक ओवर द लाइबिलिटी ऑफ फार्मर एंड रिपेज द बैंक, और फिर सेंटर और स्टेट क्या करते हैं, फिर रीपे करते हैं बैंक्स को वो लोन जो उन्होंने इंटरेस्ट पर फार्मर को दिया है। तो दीज डिमांड सीम मोर लेजिस्लेटेड, ये डिमांड हमें कब देखी गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 लॉकडाउन में देखी गई थी, जब लिवलीहुड क्या हो गया था, लॉस देखने को मिला था। इसकी हिस्ट्री क्या है, फार्मर लोन वेवर्स की इंडिया में ये फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ था किसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में, मेडिवल इंडिया में इस चीज़ को देखा गया था 1325 से 1351 के बीच में। एज वहाँ के जो विलेजर्स थे जो सफ़र हो रहे थे इस चीज़ से, फार्मर लो यानी कि उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, उसको लेकर लोन में छूट दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। हाउएवर फेस्ड विद रिबेलियन एंड फेमाइन, दीज लोन्स आर रिटर्न ऑफ बाय फिरोज शाह ने भी इन लोन को करा था, तुगलक ने भी, और बहुत सारे रूलर्स ने इन लोनों को क्या करा है, इन वेवर्स में आसानी दी है। हमने क्या कराए हैं, 2 लोन वेवर्स प्रोग्राम चलाए हैं जो 1920 और 2008 में चलाए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस में। द फर्स्ट नेशनल वाइड फॉर्म लोन वेवर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इम्प्लीटेड 1990 में सबसे पहला लोन वेव प्रोग्राम चलाया गया था वीपी सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा। इट कोस्ट द स्क्वायर रेट 10,000 करोड़ में इसको चलाया था। 2008 में एग्रीकल्चर डेप्ट वेवर एंड डेप्ट रिलीफ स्कीम चलाई गई थी जो यूपीए गवर्नमेंट ने चलाई थी, जिसके अंदर क्या था, आउटगो कितना था, 71,000 करोड़ आउटगो के लमसम आपको देखने को मिलेगा। सिंस देयर हैज़ बीन अ वे ऑफ सच स्कीम्स बाय डिफरेंट स्कीम, और गवर्नमेंट इन चीज़ को चलाती है। अब क्या क्या बेनिफिट मिला है, क्या क्या किस किस तारीख को किस किस स्टेट ने फार्म लॉज में आसानी की है, देख सकते हैं आप। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, लिमिट 2,1 टोटल अमाउंट इतनी दी है इस स्कीम को लेकर, और बेनिफिट क्या हुआ है फार्मर को, ये 4.3% ऐसा कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द रेशनलाइज बिहाइंड वेविंग ऑफ फार्मर लोन्स, इससे क्या होता है हमारे इंडिया में, क्या आपको स्मॉल लैंडिंग फार्मर, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, 85% के लमसम देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फार्मर के पास क्या होती है, कम होती है ज़मीन, 1-2 हेक्टेयर से कम होती है। और होल्डिंग एंड लेक बेसिक इनपुट्स फॉर फार्मिंग, उनके पास क्या होती है कि जो ज़मीन को उगाने के लिए क्या होते हैं, पैसों की ज़रूरत उन्हें होती है, तो क्या होते हैं बैंक से लोन लेते हैं। डिपेंडेंसी ऑन मानसून पे हमारे सारे फार्मर आपको डिपेंड देखने को मिलेंगे। द क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शन आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून, जैसे मैंने बताया। नीड ऑफ क्रेडिट यानी कि उनको क्या है, उधारी की जरूरत है, जिससे क्या करें वो अपनी फसल को टाइम पे उगा सकें। क्रेडिट इज एन क्रिटिकल रिसोर्स आपको देखने को मिलेगी फार्मिंग हाउस होल्ड बाई कैरिंग आउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मीटिंग कंजप्शन एंड डेली लाइफ एक्सपेंस, यानी कि डेली खर्चे चलाने के लिए उनको क्या करना होता है, लोन लेना ही पड़ता है। फिर क्या होता है, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाता हूँ, क्या होते हैं कि फार्मर बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। बैंक क्या होती है, उन्हें कमर्शियल बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देती हैं, और फिर वो कंपनीज डूब जाती हैं। वो इनका इंटरेस्ट नहीं पे पाती। जो डिपॉजिटर होते हैं उनको क्या होता है, हमेशा घाटा देखने को मिलता है। फार्मर विल गेट ट्रैप्ड इन डेब्ट,
यानी कि फार्मर क्या होते हैं, इसमें फंस जाते हैं, वो लोन चुका नहीं पाते। इसकी वजह से बहुत सारे आपको क्या करते हैं, फार्मर सुसाइड कर लेते हैं इसकी वजह से ज़्यादा। thereby waiving farms laws addresses humanitarian crisis, आपको फार्म लॉस देखने को मिलेंगे। व्हाट आर द इशू रिलेटेड टू फार्म लोन वेवर्स के रिलेटेड आपको इश्यूज क्या देखने को मिलेंगे। एक तो रेपुटेशनल कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर बैंक उधार दे रहा है तो फिर बड़े बड़े फार्मर जो हैं वो भी सोचते हैं कि हम क्या करें, बैंक से उधार ले लें लोन वेव, और फिर हमें क्या हुआ है, ये स्कीम मिल जाए जिसके अंदर हमें थोड़ा सा कम ये लोन पे करने को दिखे। लोन वेवर स्कीम्स विल डिस्टर्ब क्रेडिट डिसिप्लिन एज फार्मर लोन वेवर्स में एक्ट एज टेम्पररी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। कैन प्रूव बी मॉरल हिजार्ड इन फ्यूचर, और ये बहुत ज़्यादा हैजार्ड देखने को मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि बड़े बड़े जो फार्मर होते हैं उनके पास ज़मीन होती है, वो अपने पैसों से क्या कर सकते हैं, अपनी ज़मीन उगा सकते हैं, फिर भी वो क्या लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और फिर उस पर चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या देते हैं, हमें लोन में छूट देते हैं। ये आपको इसका इशू देखने को मिलेगा। दिस इज बिकॉज दोज फार्मर हु कैन अफोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे फार्मर भी ले लेते हैं लोन जो अफोर्ड कर सकते हैं। वे देयर लोन्स माइट नॉट पे इट एक्सेप्टेड इन वेवर, के वो चाहते हैं कि हमारा क्या हो, वेवर में ही ये चीज़ छुप जाए। फिर राइडर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। फार्मर्स में टेक लोन्स इवन देयर इज ए नीड नहीं होती, जब भी वो क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं गवर्नमेंट से, फिर उसको चुकाते नहीं है कि उस पर चाहते हैं कि हमारी कोई स्कीम लग जाए। Decline in formal access to credit after the implementation of debt waiver schemes and subsequent loans to the bank industry, बैंक को इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बैंक्स विल बी रेजिटेंट लेड फर्दर टू फार्मर सेक्टर को, फिर वो क्या जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं फिर वो उनको भी लोन नहीं देता और इस स्कीम में नहीं लाता। देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ता है। जो मैंने भी आपको बताया, बैंक के पास क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पड़ा होता है, फिर वो जो लोन बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चुका पाती तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना रहता है। अभी एक हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कौन ला के देगा, आप उस बता सकते हैं उसके बारे में कमेंट में। ए रिपोर्ट बाय इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च 2008 में एक रिपोर्ट आई थी फॉर्म लॉस वेवर के ऊपर कि 3-fold इंक्रीज एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, बैंक का बढ़ जाता है, 3 टाइम से बढ़ने को देखने को मिला है। ऑफ कमर्शियल बैंक बिटवीन 2009 में 2010 में। द डाउनवर्ड ऑफ रैंकिंग ऑफ रेटिंग ऑफ बैंक पार्टिकुलर डेस्टेबिलिटीज द फंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट इन जनरल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, यानी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट क्या हो जाता है, उसके अगेंस्ट चला जाता है, यानी कि डिपॉजिटर को तो फिर नुकसान देखने को मिलेगा, यानी कि छोटे मोटे फार्मर होते हैं उन्हें नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े फार्मर उस चीज़ को फिर नहीं चुकाते, तो बैंक कहाँ से पैसा देगा, बैंक ने तो डिपॉजिटर से पैसा लिया है ना, इंटरेस्ट को देने के लिए। द लॉस टू द बैंक ड्यू टू लोन वेवर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए डिपॉजिटर। अब देख लेते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया फार्म लॉस वेवर। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ईवी। ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने, इसरो ने रिलीव दैट इंडिया कैन स्क्वीज इमिशन वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आप एक इसको पॉल्यूशन इस टाइम पे समझ सकते हैं, ये 76% बढ़ सकता है 8 सालों के अंदर। ये स्टडी की गई है ISER ने। इन द नेक्स्ट 8 years बाय स्वेपिंग ऑल 2 and 3 व्हीकल्स पर ये बढ़ सकता है विद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड ऑल डीजल फ्यूल्ड वंस विद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैसेस एस्केपिंग ऑफ 60 से 80% आपको ऑटोमोबाइल्स में एमिशन इसका देखने को मिलेगा। अभी एक क्या हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी कि 14 आउट ऑफ द टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली क्या हो, वो इंडिया की देखने को मिलेंगी, यानी कि 14 सिटीज़ आपको इंडिया के ऐसी देखने को मिलेंगी जो 20 में से क्या किया उन्होंने टॉप किया है कि वो पॉल्यूटेड सिटी हैं। अराउंड 1.67 मिलियन डेथ देखने को मिलती है एयर पोल्यूशन की वजह से, 2019 में ये बताया था। द कंट्री लॉस 1.36% ऑफ इट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द सेम ईयर। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अडॉप्ट कर रहे हैं कि इंडिया क्या कर सके, एक क्लीनर फ्यूचर अचीव कर सके। देख लेते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये कार्बन कंटेनिंग केमिकल आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऐसी व्हीकल से रिलीज होते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल डलता है। इससे क्या होता है, एयर क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है और ह्यूमन की लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाउएवर VOC कैन हैव ए नेचुरल ओरिजिन, यानी कि इससे क्या होता है, ये पेड़ पौधे भी इसको स्प्रेड करते हैं, पेड़ पौधे भी इसको निकालते हैं, जो जिसकी वजह से क्या कर सकें, प्लांट्स एमिट दिस केमिकल के वो किस चीज़ से बच सकें, अट्रैक्ट पॉलिनेटर से वो बच सकें, डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम ए पेस्ट एंड प्रेडेटर से वो बच सकें। इसलिए ये क्या है, नेचुरल ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा।
इफेक्ट ऑफ VOC हेल्थ पर कैसा फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होती है, आइज इरिटेट देखने को मिलेंगी, नोज़ एंड थ्रोट डैमेज हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। अब देख लेते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर VOC बढ़ गया तो ये अच्छा नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ VOC क्या कर सकता है, कोसिंग कैंसर कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये लिंक करता है बहुत सारी मेडिकल कंडीशन से, सच एज एस्थमा, हार्ट डिसीज, आपको इसकी वजह से देखने को मिलेंगी। ब्लैक कार्बन लिंक करता है हेल्थ प्रोग्राम से, सच एज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, इससे देखने को मिलेगी। कैंसर एंड कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटीज़ इसकी वजह से देखने को मिलेगी, जो ये कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को। ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। पॉजिटिव फीडबैक क्या है इसका, VOC फॉर्मेशन ऑफ अदर डेंजरस पोल्यूटेंट इसकी वजह से होते हैं। ग्राउंड लेवल जो ओजोन देखने को मिलेगी, इससे क्या करता है, सनलाइट से रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, ये ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन कर देता है। ये फॉर्मेशन करता है पार्टिकुलर मैटर PM2.5 का, ए पोल्यूटेंट दैट रीच डीप इनटू द लंग्स, जो लंग्स में बहुत ज़्यादा चला जाता है, अफेक्टिंग करता है नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की। देख लेते हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया, अब देख लेते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, जो ऑपरेट होते हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर से, इंस्टीड ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड दैट हैज बैटरी, जिसमें क्या होती है, बैटरी लगती है फ्यूल टैंक की जगह। इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लो रनिंग कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी, फीवर मूविंग पार्ट्स एंड और ऑल्सो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली आपको EV देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फ्यूल कॉस्ट फॉर EV इज अप्रोक्सीमेटली 8 पैसा पर किलोमीटर, आपको EV की क्या देखने को मिलेगी, फ्यूल कॉस्ट देखने को मिलेगी। जबकि अभी इंडिया में क्या होता, बहुत सारे स्टेट्स में 100 के पार पहुंच गया था पेट्रोल, और रेट 7-8 पर किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिलेगी EV की कॉस्ट। व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंज विद EV, जिसके फ़ायदे होते हैं उसके भी नुकसान भी होते हैं। अब इसको लेकर चैलेंज क्या है EV के लेकर, हमारे पास क्या है, लेक ऑफ स्टेबल पॉलिसी नहीं है EV को प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या है, पॉलिसी नहीं है। इंटेंसिव सेक्टर रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसके लिए ज़रूरत है हमारे पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से EV ज़्यादा से बढ़ सके। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बैटरीज बनानी पड़ेंगी, सेमीकंडक्टर बनाने पड़ेंगे, कंट्रोलर इसके लिए बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड नहीं होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल आर नोन फॉर देयर ऑलवेज ऑन पावर डिलीवरी, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर इनमें देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल साइलेंट ऑपरेटर, यानी कि इनकी वजह से क्या होता है, कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया, ये डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं लेक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है हमारे पास, इसके लिए जो इसके एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं उसमें क्या आता है, लेक ऑफ स्किल्ड व्हीकल है, हमारे पास स्किल्ड व्हीकल नहीं है इसको चलाने के लिए, और इसकी क्या होती है, कॉस्ट भी हायर सर्विंग कॉस्ट, यानी कि जो वही वर्कर होते हैं उनकी क्या होती है, हायर सर्विंग कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी, और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, हायर स्किल की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है EV को लेकर, गवर्नमेंट है जो सेट टारगेट, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक टारगेट सेट कर रखा है कि हम 30% जो है न्यू सेल्स करेंगे कार की, 2 व्हीलर्स की 2030 तक जो EV होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। तो बिल्ड एंड सस्टेनेबल EV इकोसिस्टम के चलाने के लिए इनिशिएटिव चलाए थे भारत ने, 2 नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान एंड फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, फेम, जिसको आपने न्यूज़ में भी सुना हुआ, जो लॉन्च हुए थे। NEMP लॉन्च हुआ था 2013 में, और फेम इंडिया लॉन्च हुआ था 2015 में। अब इसके वे फॉरवर्ड क्या है, इस चीज़ को बढ़ावा करने के लिए EV की जगह कैसे अडोप्ट करें इंडिया EV को, इसको वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें काम करना पड़ेगा EV को। द इंडियन मार्केट नीड्स एनकरेजमेंट फॉर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ानी होगी। दूसरा क्या है, हमें बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा, UK और उनके साथ क्या करना पड़ेगा, हमें EV डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। यह आर्टिकल है पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ऑन पीस रिफॉर्म्स। यह आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में पॉलिटी से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या कहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या कहा है, एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा है कि पुलिस के क्या हों, रिफॉर्म्स हों। ऑन होम अफेयर्स हैज टेबल्ड ए रिपोर्ट ऑन ए पुलिस ट्रेनिंग मॉडर्नाइजेशन एंड उनमें क्या हों, रिफॉर्म्स हो। द रिपोर्ट हाईलाइट्स करती है नंबर ऑफ रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड एंड चैलेंजिंग फेस बाय द पुलिस फोर्सेस। देख लेते हैं क्या क्या इसमें रिफॉर्म्स हो सकते हैं। की पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट, सबसे पहला क्या रिफॉर्म हो सकता है, एड्रेसिंग वुमेन इन द
रिप्रेजेंटेशन यानी कि हमें क्या हो, वुमेन को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, वुमेन्स को भी इसके लिए क्या देनी चाहिए, पोस्ट देनी चाहिए। सेंटर ने क्या करा है, एडवाइस करिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो क्रिएट करें कितनी जॉब्स वुमेन के लिए, 33% से इंक्रीज़ करें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पुलिस फोर्स में। जो ये अपॉइंटमेंट होगा ये वुमेन का किस चीज़ से होगा, इससे क्या हो, नई नई जॉब्स उनमें क्रिएटिंग करें एडिशनल पोस्ट। पहले वाली जो पोस्ट है फिर उससे क्या होगी, मेंस की पोस्ट कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कहा। सेंटर ने कहा कि अलग क्या हो, एडिशनल पोस्ट को क्रिएट करें, उसमें 33% से वुमेन को इंक्रीज करें वैकेंट पोस्टेज ऑफ द मेन। जो मेन की खाली सीटें उनमें क्या है, वुमेन्स को लाएं। एंड इससे क्या होगा, इंश्योरिंग हायर वीमेन रिप्रेजेंटेशन विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द, जिससे क्या होगा, पुलिस जो पॉपुलेशन पर रेशो है यानी कि उस पर क्या होंगी, पुलिस एक पॉपुलेशन पर ज़्यादा आएंगी। इससे एक और क्या फ़ायदा होंगे, मैनेजिंग स्ट्रेस ऑफ द पुलिस पर्सनल, जो बहुत सारा स्ट्रेस होता है पुलिस पर्सनल पर वो क्या होगा, इससे कम होगा। ये रिकमेंड करेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉडल्स टू हेल्प गेट स्ट्रेस करें पुलिस पर्सनल को, कि वो योगा करें, एक्सरसाइजेज करें, काउंसलिंग करें एंड अपना ट्रीटमेंट करें अगर वो स्ट्रेस में हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, सेपरेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन विंग, यानी क्या होता है, लॉ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन विंग ये दोनों अलग अलग चीज़ है। लॉ इन्वेस्टमेंट तो वो होते हैं जो लॉ कानून बनाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन विंग क्या होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये दो पुलिसमैन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अब यही क्या हो रहा है, एक पुलिसमैन को ये काम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दिस विल लेड टू स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन, स्पीड अप द इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योर द कन्वीनियंस। इससे क्या होगा, कन्वीनियंस होगा इन्वेस्टिगेशन में और लॉ बनाने में। एड्रेसिंग पुअर कंडीशन ऑफ पुलिस यहाँ देखने को मिल रही है, जिससे क्या हो रही है, कमेटी ने एक्सप्रेस किया है डिसअपॉइंटमेंट ओवर द पुअर हाउसिंग सेटिस्फेक्शन लेवल, यानी कि अमंग द पुलिस पर्सनल, एंड रिकमेंड एंड अलोकेशन ऑफ फंड, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा फंड दिया जाए पुलिस को, जिनकी कंडीशन क्या हो रही है, पुअर देखने को मिल रही है। 21 सेंचुरी इंडिया में दे आर ए पुलिस स्टेशन विदाउट, क्या देखा गया है कि टेलीफोन नहीं है, उनमें वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, स्पेशली कौन से स्टेट्स में, लाइक अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड पंजाब में ये सब देखने को मिला है। पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हो, यानी कि पीपल टू पुलिस क्या हो, इंटरेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट हो, अकाउंटेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। लेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, द कमेटी एक्सप्रेस कंसर्न दैट इवन आफ्टर 15 ईयर्स ओनली 17 स्टेट हैव आइदर इनेक्ट, यानी कि हमारे पास क्या है, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 है, उसमें क्या हो, बहुत सारे अमेंडमेंट होने चाहिए। द प्रोग्रेस इन पुलिस रिफॉर्म हैज़ बीन स्लो, यानी कि प्रोग्रेस जो है पुलिस रिफॉर्म में वो बहुत ज़्यादा स्लो देखने को मिलेगी। बॉर्डर पुलिस ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें क्या हुआ, क्या एडवाइस करा है, स्टेट पुलिस और सेंटर आर्म पुलिस क्या करें, ट्रेन करें अपने आप को, पुलिस लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज फॉर द गैदरिंग इंटेलिजेंस और इनफिल्ट्रेशन, यूज ऑफ ड्रोन्स का यूज़ करें और ड्रग ट्रैफिकिंग को देखें। Pool of anti-drone technology for drones, the panel directed the MHA to create a central pool of anti-drone technology को लाए at the earliest and give it across to all states and union territories को इस चीज़ को दे। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड का, कमेटी ने ऑब्जर्व किया है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बाय द स्टेट्स फॉर पुलिस मॉडर्नाइजेशन नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, ये सब करना चाहिए। इट रिकमेंडेड दैट द MHA शुड कंसिडर कंसिस्टिंग ए कमेटी विच कैन विजिट द अंडर परफॉर्मिंग, यानी कि एक कमेटी बनानी चाहिए जो इन रिफॉर्म्स को क्या करे, ऑब्जर्व करे। अब मीनिंग क्या है पुलिस रिफॉर्म्स की, पुलिस रिफॉर्म का मतलब है कि हम ट्रांसफॉर्म करें उनके वैल्यूज़ को, उनके कल्चर को, पॉलिसीज़ को प्रैक्टिस करें, और पूरे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को ये काम हम करें। इट एनविशंस पुलिस टू रिफॉर्म परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ के अंदर ही पुलिस को काम करना चाहिए। ये इम्प्रूव करेगा हाउ टू पुलिस के इंटरेक्ट करे अदर पार्ट्स ऑफ सेक्टर के, किस तरीके से डिपार्टमेंट ये क्या करे, इंटरेक्ट करे पीपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ। पुलिस का जो विभाग है वो किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट में 7 शेड्यूल के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये रिफॉर्म जो हुए थे वो 1967 से 81 तक होने शुरू हुए थे। नेशनल पुलिस कमीशन आया था, फिर 1998 में क्या आया था, रिव्यू कमेटी आई थी, फिर 2002-3 में आई थी मलमित कमेटी आई थी, फिर पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी आई 2005 में, और 2000 का फेमस केस है, 2006 का फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इन प्रकाश सिंह यूनियन ऑफ इंडिया। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन आया 2007 में। 2015 में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी आई।
सेकंड, व्हाट अदर रिफॉर्म्स, हम कौन कौन से और रिफॉर्म ला सकते हैं? मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं हमारे पुलिस फोर्सेज में। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज स्कीम भी हमारे पास जो 1969-70 में शुरू हुई थी। इसके अंदर क्या आता है, हम सेवरल रिविजन्स लेंगे ओवर द ईयर। हाउएवर देयर इज अ नीड टू फुल्ली यूटिलाइज करें हम फाइनेंस को, और जो गवर्नमेंट ने दिया है यानी कि बहुत सारा पैसा दिया है उसको क्या करें, उसको यूटिलाइज करें। एमपीएफ स्कीम के अंदर क्या क्या आता है, हम प्रोक्योरमेंट करें किस चीज़ का, मॉडर्न वेपन्स दें उन्हें बहुत सारे, पुलिस फोर्सेस को हम मोबिलिटी दें, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दें उनको, अपग्रेडेशन करें उनका पीपल वायरलेस का, ये नेशनल सैटेलाइट नेटवर्क हम बनाएं। अब क्या क्या कहा था 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, प्रकाश सिंह केस 2006 में हमें क्या क्या 7 डायरेक्शन लेनी है, 7 डायरेक्टिव लेने हैं जिससे क्या हो पुलिस अच्छे से काम कर सके। 7 डायरेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है कि हमें क्या करनी चाहिए कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना चाहिए, और डीजीपी का जो टेनर है वो 2 साल हमें फिक्स करनी चाहिए। ये क्यों कहा है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है किसी स्टेट में तो सबसे पहले क्या करती है, डीजीपी का ट्रांसफ़र करा देती है, तो उसका क्या होना चाहिए, फिक्स टेन्यूर होना चाहिए 2 साल का। 2 साल का टेन्यूर हो किस चीज़ के लिए, एसपीज और एसएचओस के लिए। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना चाहिए एंड लॉ एंड ऑर्डर को फंक्शन करने वाला एक सेपरेट ऑफिसर होना चाहिए। सेटअप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड हमें बनाना चाहिए। पुलिस कंप्लेंट्स एंड अथॉरिटी एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होनी चाहिए। रिवेपिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। अलॉन्ग द पुलिस रिफॉर्म्स देयर इज ए नीड टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस, हमारे क्रिमिनल का जो प्रोसीजर वो भी बहुत स्लो है। इन दिस कंसेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ द मैनन एंड मेलिमेट कमेटी बनाई गई थी जो इम्प्लीमेंट कर सकती है बहुत सारे की रिकमेंडेशन, जैसे क्रिएशन ऑफ ए फंड को क्रिएट कर सकती है, कंपनसेशन दे सकती है विक्टिम को जो विक्टिम हुए हैं किसी केस में। सेटिंग अप ए सेपरेट अथॉरिटी बना सकती है नेशनल लेवल पर जो डील करे किस चीज़ से, कंट्रीज की सिक्योरिटी को बचाने के लिए क्राइम्स के अंदर। ए कंप्लीट रिवैम्प ऑफ द एंटायर क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम, ये सब ये कमेटी देख सकती है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है पीएम पोषण स्कीम। रिसेंटली क्या करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज से और स्टेट से क्या करा है, रिक्वेस्ट करी है कि आप इंट्रोड्यूस करो मिलेट्स अंडर दी पीएम पोषण स्कीम। इससे क्या होगा, मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं ज्वार बाजरा रागी, आपको मिलेट्स देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होते हैं, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। देख लेते हैं, नीति आयोग हैज़ ऑल्सो बीन एडवोकेटिंग द नीड टू इंट्रोड्यूस, नीति आयोग ने भी कहा है कि क्या मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करो किस चीज़ में, मिड डे प्रोग्राम में जो अब पीएम पोषण स्कीम है। मूविंग अवे फ्रॉम द राइस एंड व्हीट को हटाओ। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में हंगर से इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स क्या है मिलेट्स के, मिलेट्स जैसे मैंने बताया मिलेट्स को हम न्यूट्री सेरेलिस भी बोलते हैं जो इंक्लूड्स करता है ज्वार बाजरा और रागी। ये रिच देखने को मिलेगा मिनरल्स में। इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी आपको देखने को मिलेगा एज वेल एज प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स के देखने को मिलेंगे। मिलेट्स के एड्रेस कर सकता है इश्यूज को रिलेटेड टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड सिस्टम सिक्योरिटी एंड फार्मर वेलफेयर। इंडिया को क्या होना चाहिए, इंडिया ने क्या करा है 2023 में इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स को इंडिया क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ये अडॉप्ट किया है इंडिया ने किस चीज़ के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देख लेते हैं हेल्थ बेनिफिट क्या है मिलेट्स के। सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिसीज से इंसान को। लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक बैड और एक गुड कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ये क्या करेगा, कम करेगा। बैड जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये डिटॉक्सिफाइंग बॉडी में क्या होगा, बेनिफिट होगा इसका। प्रिवेंट करेगा 2 टाइप्स की डायबिटीज़ को, प्रिवेंट करेगा कंसेंट ऑफ ए ब्रेस्ट कैंसर को इससे होने से बचाएगा। इफेक्टिव करेगा किस चीज़ को, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है उसको क्या करेगा, ये इफेक्टिव बनाएगा। पीएम पोषण स्कीम क्या है, सितंबर 2021 में क्या हुई थी, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और पीएम पोषण स्कीम को, जो प्रोवाइड कराती है कि गरम गरम खाना किस चीज़ को, किस चीज़ में, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एड स्कूल में यानी कि सरकारी स्कूल में। विद द फाइनेंशियल आउटले कितना इसके लिए खर्च किया गया था, 1.31 ट्रिलियन इसके लिए खर्च किया गया था। स्कीम ने किस स्कीम को रिप्लेस किया था, पीएम पोषण स्कीम ने किस स्कीम को पहले रिप्लेस किया था, मिड डे मील जो हमारी स्कीम थी उसको क्या किया था, इसने रिप्लेस किया था। ये लॉन्च की गई थी इनिशियल पीरियड यानी कि जो पहले इसका पीरियड रखा गया था वो 5 साल के लिए रखा गया था 2021-22 से 2025-26 तक। इसके फीचर्स क्या हैं पीएम पोषण स्कीम के, ये कवरेज करती है प्राइमरी जो चिल्ड्रन होते हैं 1 to 5, अपर प्राइमरी 6 to 8 स्कूल चिल्ड्रन आपको देखने को मिलेगा। उन्हें क्या दिया जाएगा, 100 ग्राम एंड 150 ग्राम उन्हें फूड ग्रेन्स दिया जाएगा, जिसमें क्या होगी मिनिमम 700 आपको कैलोरी देखने को मिलेगी।
इट ऑल्सो कवर्स करता है किस चीज़ को, स्टूडेंट्स ऑफ बलवतिकस यानी कि चिल्ड्रंस इन द 3-5 ईयर्स एज में जो है उनको भी क्या है, बालवाटिका जो चिल्ड्रन है उन्हें क्या करता है, कवर करता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता है। स्कीम हैज़ प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर द चिल्ड्रन इन एक्सपायरेशन डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत सारे पुअर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे उनमें भी क्या करेगा, ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देगा। दस अवे विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटर टू प्रोवाइड फंड ओनली फॉर व्हीट, राइसेस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। करंटली इफ ए स्टेट डिसाइड टू ऐड एनी कंपोनेंट, यानी कि अगर कोई स्टेट चाहता है कि उसमें क्या करे, पीएम पोषण स्कीम में कोई कंपोनेंट ऐड करे तो कर सकता है, जैसे मिल्क और एग्स। एक है तिथि भोजन कंसेप्ट लाया गया था। तिथि भोजन कंसेप्ट एक कम्युनिटी पार्टिसिपेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, पीपल को एक स्पेशल फूड प्रोवाइड कराया जाएगा किसी ओकेजन्स या फिर किसी त्योहार के द्वारा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेंटर ने डायरेक्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से कहा है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट इससे क्या दे सकते हो, कंपनसेशन, जो इसमें काम कर रहे हैं लोग उनको कंपनसेशन डायरेक्ट दे सकते हो, जो इसमें खाना वगैरह बना रहे हैं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट क्या है, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो इंश्योर करेगी कि ठीक चल रहा है नहीं चल रही है स्कीम। सोशल ऑडिट होगा इसका, यानी कि प्रॉपर इसका ऑडिट देखने को मिलेगा कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम सही हो रही है नहीं हो रही है। व्हाट इज़ द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मिलेट्स, जैसे मैंने आपको बताया ये मलन्यूट्रिशन और एनीमिया की बीमारी से बचाएगा बच्चों को। मलन्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण, और एनीमिया के अंदर क्या हो जाता है, आयरन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे आया था 5, उसमें क्या आया था, इंडिया इज अनएक्सेप्टेबली हाई लेवल्स ऑफ स्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया है लेकिन पिछले साल से 2019-21 में 35% ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स वर स्टैंडर्ड एंड 32% वर अंडर वेट, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 में भी हमारा डेटा अच्छा नहीं है। इसमें बताया गया था इंडिया ने क्या करा है, कोई प्रोग्रेस नहीं करा है अनेमिया में चाइल्डहुड वेस्टिंग में। अब देख लेते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में क्या है, इंडिया की रैंक भी अच्छी नहीं आई है। 116 आउट ऑफ 174 कंट्रीज़ में आपको ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक देखने को मिलेगी। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में क्या होती है, नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ को चेक किया जाता है। अब देख लेते हैं अदर इनिशिएटिव्स क्या हैं इंडिया ने जो चलाए हैं। अनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चलाया 2013, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई है, और पोषण अभियान अभी जैसे हमने पढ़ा ये गवर्नमेंट ने चलाया है। इंडिया एंड WFP टू सप्लाई वीट टू अफगानिस्तान, ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, जिसमें क्या कराएगी, ये दोनों एजेंसीज क्या कराएंगी, 50,000 मैट्रिक टन वीट प्रोवाइड कराएंगे किसको, अफगानिस्तान को, क्योंकि आप जानते होंगे वहाँ पर क्या हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है वहाँ की। पहले क्या कराया था, दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में अफगानिस्तान की मीटिंग हुई थी, जिसमें अर्जेंट बताया गया था कि अफगानिस्तान को क्या करें, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ रही है। 2020 में इंडिया ने क्या करा था, 20 टन ऑफ मेडिसिन भेजी थी अफगानिस्तान में, और 75,000 टन वीट भेजे थे अफगानिस्तान में कोविड-19 के दौरान, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, पॉवर्टी बढ़ गई थी। यह आर्टिकल द हिंदू में भी आया था। इंडिया साइंस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू हैंड आवर वीट टू WFP इन कांधार पोर्ट से हम भेजेंगे। देख लेते हैं हम गाइस, इस रूट से हम इसको भेजेंगे कांधार पोर्ट, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले पाकिस्तान में भेजेंगे वीट, फिर कांधार पोर्ट से क्या करेंगे, कांधार की में जो अफगानिस्तान में कांधार है उस पर क्या करेंगे, इसको भेजेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द वीट एग्रीमेंट अबाउट, वीट एग्रीमेंट क्या होगा, पाकिस्तान में भेजा जाएगा, अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करेगा, और क्या करेगा, WFP ऑफिशियली कांधार में, और 2022 में फरवरी में शुरू हो जाएगा ईरान से। और दूसरा रूट क्या है, ईरान से जाएगा। ईरान में जो हमारे चाबहार पोर्ट हमने बना रखा है अफगानिस्तान बॉर्डर से वाया जहेदैन, ये देख सकते हैं आप, ये हमने क्या बनाया था, चाबहार पोर्ट बनाया था, ये जहेदैन वाली लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम, ईरान पोर्ट यानी कि चाबहार पोर्ट से ये अफगानिस्तान में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके लिए मेजर कंसर्न क्या है एग्रीमेंट के लिए। एक तो आप सब जानते होंगे पाकिस्तान से आएगा, और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन क्या है, अच्छे नहीं है। विच हैज़ बीन क्लोज फॉर ऑल, 2019 से जब हमने क्या कर दिया था, कश्मीर में आर्टिकल 370 क्या कर दिया था, इनकॉर्पोरेट कर दिया था इन अगस्त 2019 में, जब से क्या है, दोनों के एक्सपोर्ट तो बिल्कुल बंद से होते हुए दिख रहे हैं।
व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब WFP के बारे में जान लेते हैं क्या है। ये एक लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो क्या करता है, बहुत सारी लाइफ्स को बचाता है, चेंजिंग लाइफ्स करता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या करता है, फूड भेजता है, और जहाँ पर इमरजेंसी वगैरह लग जाती है वहाँ पर क्या करता है, वहाँ की कम्युनिटीज़ के लिए इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन एंड बाकी रिसाइलेंस को बिल्ड करता है। देख लेते हैं। फाउंड हुआ था 1961 में किसके अंडर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक मेंबर है किस चीज़ का, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसने क्या कर रखा है, कोएलिशन कर रखा है किसके साथ, UN एजेंसी के साथ। और ऑर्गेनाइजेशन इसका मेन एम क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने में मदद करती है। WFP असिस्टेंट कराता है, यानी कि 88 कंट्रीज़ को फूड वगैरह भेजता है, जिसमें क्या करा है इसने 97 मिलियन पीपल को फूड भेजा है 2019 में, जिसका टारगेट ये 2012 से चल रहा है। WFP को क्या करा है, अवार्ड किया है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए 2020 में, क्योंकि एफर्ट्स करता है कि हंगर को हटा सके, बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस को ला सके, और कन्फ्लिक्ट कंट्रीज़ के बीच में हटा सके वार के दौरान। ये देख सकते हैं हमारे सस्टेनेबल 17 गोल्स, जिसमें सबसे पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, और ये देख सकते हैं हमारे 17 सस्टेनेबल गोल हैं। ये सब जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया है, ये सब आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोवाइड करा है, किसकी कंट्री को कब कब प्रोवाइड करा है। हंगर इन द वर्ल्ड, ये टोटल आप डाटा देख सकते हैं, हंगर को इसने क्या क्या प्रोवाइड कराया। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो मेजर ऑब्जेक्टिव है क्या करे, हंगर को ख़त्म करे और प्रोटेक्ट करे किस चीज़ को, फूड को, के फ्रूट को सब कंट्रीज़ में भेज सके। दूसरा क्या है, इम्प्रूव करे न्यूट्रिशन को और अचीव करे फूड सिक्योरिटी को। तीसरा क्या है, सपोर्ट करे SDG इम्प्लीमेंटेशन, यानी SDG इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनको सपोर्ट करे, और पार्टनरिंग करे इसके रिजल्ट को, और फोकस करे जिस भी कंट्रीज़ में क्या करें इमरजेंसी लग जाए उसमें क्या करे, डेवलपमेंट का काम करे। मेजर रिपोर्ट कौन कौन सी बनाता है, एक तो सबसे मेजर रिपोर्ट है इसकी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस पर ये लाता है। अब WFP के क्या है रिलेशन, कैसे इंडिया के साथ देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। WFP इंडिया में कब से काम कर रहा है, 1963 से काम कर रहा है। विद वर्क ट्रांसफिंग फ्रॉम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करता है टू टेक्निकल असिस्टेंस सिंस द कंट्री अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन सेरियल प्रोडक्शन। ये एरिया कौन सा कवर करता है इंडिया में, एक तो है ट्रांसफॉर्मिंग द टारगेटिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम जो है। PDS सिस्टम में क्या होता है, सरकार MSP के द्वारा क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा सरकार से अनाज लेती है और फिर उन्हें PDS सिस्टम यानी कि PDS राशन शॉप्स पर बेचती है। ये उसको अचीव करने में मदद करता है। दूसरा क्या है, फोर्टिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, यानी कि ये करता है मिड डे मील स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती है उनके अंदर क्या करता है, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। चौथा क्या है, स्ट्रेटेजी प्लान फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू कंट्री, स्ट्रेटेजी प्लान जो इंडिया के लिए इसने बनाया है 2019 से 23 के लिए। देख सकते हैं इसका एम क्या है इंडिया के लिए, कि क्या करें, अनेबल द मोस्ट वल्नरेबल पीपल है जो है इंडिया में, जो पुअर हैं उनको क्या करा सके, मिनिमम फूड और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उनकी जो पूरे साल की उसको प्रोवाइड करा सके। दूसरा क्या है, एनेबल पीपल विद हाई रिस्क ऑफ मल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण से शिकार हैं उनको क्या कर सके, और जो एडोलेसेंट गर्ल हैं चिल्ड्रन हैं उनको क्या कर सके, उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव करा सके 2025 तक। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, 4th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली, देख सकते हैं आप 4th मीटिंग ऑफ एन फॉरेन मिनिस्टर हुई है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये देख सकते हैं आप। क्वाड क्या है, 4 कोने की फिगर को क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA आते हैं। ये कहाँ हुई है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगी। ये इस बीच में हुई है जब क्या है बहुत सारी टेंशन चल रही है, जैसे यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, और चाइना का क्या कर रहा है, अग्रेशन देखने को मिला है इंडिया पैसिफिक ओशियन में, इंडो पैसिफिक ओशियन में, जब उस टाइम पे क्या हुई है, मीटिंग हुई है। अब देख लेते हैं इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस पर क्वाड ऑलरेडी क्या कर चुका है, कोऑपरेशन कर चुका है इंटेलिजेंस के साथ कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करेगा, शांति बनाएगा। कॉल्ड ऑन ऑल कंट्रीज टू इंश्योर द टेरिटरी अंडर दिस कंट्रोल नॉट यूज टू लॉन्च टेरर अटैक्स, वहाँ पर नहीं होंगे, ये क्वाड कह चुका है। दे मेड ए वैलिड रेफरेंस टू चाइना एक्शन इन साउथ एंड ईस्ट चाइना सी में, जो चाइना कर रहा है उसको क्या करेगा, उसको ये टैकल करेगा। इंडो पैसिफिक रीजन आप देख सकते हैं, ये इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक रीजन, आपको पैसिफिक ओशियन यहाँ पर ईस्ट में देखने को मिलेगा। अब इसका स्टैंड क्या है, इसने स्टैंड किया है किस चीज़ को, वैक्सीन इनिशिएटिव, ये इसका 2022 से है।
इसका बहुत दिन पहले से एक क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इसमें डिलीवर करेगा ये क्या 1 बिलियन वैक्सीन जो इंडिया में प्रोड्यूस होंगी। फिर इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यानी कि जो पैसिफिक ओशन में कंट्रीज़ आती हैं, जो इंडो पैसिफिक ओशन रीजन में कंट्रीज़ आती है, उनको क्या कराएगा ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाएगा। ये 2022 तक 1.3 बिलियन वैक्सीन प्रोवाइड कराएगा ग्लोबली। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप अनाउंस हुई थी मार्च 2021 में। क्वाड स्टैंड, चौथी बात इसमें क्या हुई है, क्वाड क्या हुआ है आप सब जानते होंगे क्या हो रहा है। म्यांमार में क्राइसिस चल चुके हैं, वहाँ पर क्या हुआ है 1 फरवरी 2021 में मिलिट्री कोप वहाँ पर लग गया है। एनएलडी पार्टी की जो वहाँ पर लीडर थी उनको क्या कर दिया गया है, उनको जेल में डाल दिया गया है। तो इसने कहा है कि हम क्या हैं एशियन कंट्रीज़ के साथ हैं, क्योंकि एशियन 5 पॉइंट कंसेंसस ये क्या कर रहे हैं, ये हमेशा ही क्या चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस बनी रहे। तो इसने क्या करा है, हम भी क्या है एशियन कंट्रीज़ के साथ है। इट एनकरेज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू वर्क टुगेदर, ये एनकरेज करता है क्या करे, पूरी दुनिया क्या करे, ग्लोबली कम्युनिटी क्या करे, एक साथ काम करे और सपोर्ट करे, जिससे क्या हो सके वायलेंस ख़त्म हो सके। इंडिया ने म्यांमार के स्टैंड को लेकर क्या कहा है, इंडिया ने कहा है कि हम म्यांमार बॉर्डर पर क्या करेंगे, शांति लाने की कोशिश करेंगे। इट ऑल्सो स्टेज दैट इट इज़ इन अगेंस्ट नेशनल सेंक्शन की अगेंस्ट है। द यूएस हैज़ इम्पोज सेंक्शन ऑन नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ म्यांमार मिलिट्री पर लगा चुका है यूएस। अब देख लेते हैं इसके लीडर्स क्या कहते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात हुई है, यहाँ पर रिकॉर्डेड प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिला है कि क्वाड समिट में 2021 में कि हम क्या करेंगे, काउंटर टेररिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ से क्या करेंगे हम इनकी चीज़ को, और क्लाइमेट चेंज से टैकल करेंगे। तो अब क्या हुई है बात, और क्वाड क्या कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और वेंडर कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन टू मेंटेन डाइवर्स ओपन एंड इंट्रोपरेबल टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम थ्रू कोलेबोरेशन कर रहा है। ये सारी कंट्रीज कोलेबोरेशन करेंगी 5G टेक्नोलॉजी पर। इंडिया का स्टैंड क्या है, मीटिंग में इंडिया ने भी कहा है इंडिया सेफ है। इंडिया ने क्या करा है कि हम मेड इन इंडिया वैक्सीन को बनाएंगे, कोवैक्स और कोरबवैक्स इसके अंदर क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि हम इंडिया के साथ देंगे और सप्लाई चेन में कि हम इंडिया जो है प्रोवाइड कराएगा, हम उसको क्या करेंगे साथ देंगे म्यांमार स्टैंड में भी, और जो इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अभी जो रशिया और यूक्रेन पर जो विवाद चल रहा है इंडिया में, इंडिया ने क्या कहा है उसमें कुछ भी बात नहीं की। इंडिया ने क्या करा है वहाँ पर साइलेंट अपनाया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर कमेंट में दें। राइस फोर्टिफिकेशन, ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या करा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या करा है, इन्फॉर्म करा है राज्यसभा को। क्योंकि क्या करा था गवर्नमेंट ने 2019-20 में एक स्कीम चलाई थी, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइट्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका टोटल आउटले था 174 करोड़। ये 3 साल के लिए चलाई गई थी। देख लेते हैं फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है एडिशन ऑफ की विटामिन एंड मिनरल्स सच एज आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एंड डी टू स्टेपल फूड्स सच एज राइस, मिल्क एंड सॉल्ट टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन कंटेंट। यानी कि किसी भी कंपोनेंट में, राइस में, मिल्क में कुछ चीज़ ऐड करना, विटामिन को ऐड करना और मिनरल्स को ऐड करना, जैसे आयरन, आयोडीन, कि उससे क्या हो सके उसकी क्वालिटी, उसकी न्यूट्रिशन कंटेंट इम्प्रूव हो सके। दिस न्यूट्रिएंट मे और मे नॉट हैव बीन ओरिजिनली प्रेजेंट इन द फूड बिफोर प्रोसेसिंग। देख लेते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री ने बताया था फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इज एन कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि सस्ता है, एंड कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी, जिससे हम क्या कर सकते हैं विटामिन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मिनरल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस चीज़ में, डाइट्स में। अकॉर्डिंग टू FSSAI की रिपोर्ट ने बताया था कि 1 किलो फोर्टिफाइड राइस में कितना आयरन होगा 28 mg, एंड फोलिक एसिड कितना होगा 75 माइक्रोग्राम, एंड विटामिन कितना होगा, विटामिन B12 ये आपको कितना देखने को मिलेगा। देख लेते हैं। इन एडिशन राइस में ऑल्सो भी फोर्टिफाइड विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सिंगलरी और इन द कम्बिनेशन विद जिंक, विटामिन ए, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या हम उसमें क्या करते हैं एडिशन करते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 एंड विटामिन B6। फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया के पास क्या है वेरी हाई लेवल ऑफ मल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुपोषण बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अमंग वीमेंस एंड चिल्ड्रन के अंदर। अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री ने बताया था जी एवरी सेकंड वीमेन जो है कंट्री के अंदर वो एनीमिया से क्या है पीड़ित है, और एवरी थर्ड चाइल्ड क्या है स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड मतलब कि उसके हेल्थ हाइट के उसके उम्र के हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, उसकी हेल्थ नहीं बढ़ रही। इंडिया की क्या हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो पोजीशन है वो स्लीप्ड हुई है 101 पोजीशन से 116 कंट्रीज़ में।
2020 में क्या थी, ये 94 में आपको देखने को मिलेगी। द डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मलन्यूट्रिशन, इनको बोलते हैं हिडन हंगर है, छुपा हुआ हंगर है। इज ए सीरियस हेल्थ रिस्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं ये एनीमिया क्या होता है। ये स्कीम जो थी ये चलाई गई थी कि एनीमिया को टैकल कर सकें। एनीमिया क्या होता है, ये जो देख सकते हैं आप, ये बोथ हैंड, इनके अंदर एक आपको रेड हैंड और एक येलो सी क्या आपको हैंड देखने को मिलेगा। रेड हैंड के अंदर तो रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हैं और वाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, येलोइश हैंड के अंदर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। अंडर द स्कीम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया था, पूछा था कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चलेगा, इसके लिए क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फोर्टिफाइड राइस का सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में, कंट्रीज़ में, अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड मिड डे मील स्कीम जो 2021-22 में चलाई गई थी। मिड डे मील स्कीम को हम पीएम पोषण स्कीम भी बोलते हैं। स्पेशल फोकस किस चीज़ पर रखा गया था कि 112 हम स्पेशली ऐसी जो पुअर डिस्ट्रिक्ट हैं, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट कंट्रीज़ की, उनमें क्या कराएंगे हम, फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है सोलोमन आइलैंड। ये देख सकते हैं आप सोलोमन आइलैंड। इसमें क्या हुआ है, अभी यूएस ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, सोलोमन आइलैंड में एक अपनी एम्बेसी खोलेंगे। इस आइलैंड में क्या देखा गया है, चाइना का बहुत ज़्यादा कंसर्न देखने को मिला है और यूएस का भी बहुत ज़्यादा इसमें कंसर्न है। ये यूएस का ही था, अब यूएस ने कहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, एम्बेसी खोलेंगे। तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। ये सोलोमन आइलैंड आपको मलेशिया नेशन में देखने को मिलेगा, ईस्ट ऑफ पपुआ न्यू गिनी के अंदर। इसके अंदर 990 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, 990 आइलैंड इसके अंदर है, ये बहुत बड़ा है। इट्स कैपिटल इज़ होनिया, इसकी कैपिटल है, जो लोकेटेड है आइलैंड ऑफ ग्यूडल कैनल में देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप सोलोमन आइलैंड, जूम करके देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आइलैंड आपको, हज़ारों आइलैंड इसमें देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न क्यों है, क्यों यूएस ने इसके लिए ज़्यादा कंसर्न दिखाया है, क्योंकि क्या हुआ था जब गाइस वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, तो उसके अंदर क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा इसी आइलैंड पर लड़ाई हुई थी। जापान और अमेरिका के बीच में जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर ही लड़ाई हुई थी। बट द यूएस वॉज इन डेंजर, यूएस क्या था, डेंजर में था, क्योंकि चाइना ने इसके अंदर क्या दिखा दिया था, अग्रेशन दिखा दिया अपना, कि हम क्या करेंगे, बहुत सारे पैसा इसमें क्या करेंगे, खर्च करेंगे, मिलियनों डॉलर हम इसमें क्या करेंगे, खर्च करेंगे, जिससे क्या करेंगे, इसे भी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा सकें। द मूव कम्स फ्रॉम राउटिंग, इसमें बहुत ज़्यादा दंगे देखने को मिले हैं अभी रिसेंटली। रोक द नेशन ऑफ, इसमें आपको 7 लाख की आबादी देखने को मिलेगी, नवंबर 2021 में ये बताया था। बाइडन ने क्या करा है, बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रेटजी करा है कि हम इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी यहीं बनाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूएस एम्बेसी ला रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हुई थी गाइस, रिसेंटली क्वाड की मीटिंग हुई थी, जिसमें यूएस ने कहा था कि हम क्या करेंगे, फ्री एंड ओपन कनेक्ट करेंगे, प्रॉस्पेरस बनाएंगे, सोलोमन आइलैंड को सिक्योर एंड रिसाइलेंट बनाएंगे। आर्टिकल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। यह आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या करा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है, क्या करेंगे, वो कंक्लूड करेंगे एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2022 में, और क्या करेंगे, कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जैसा 12 से 18 मंथ के अंदर वो इस चीज़ को करेंगे। एग्रीमेंट क्या कवर करेगा, मोस्ट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ कंट्रीज, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज। देख लेते हैं इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। इसको हम अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड भी बोलते हैं, अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट भी इसको बोलते हैं। इससे क्या होती हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या होती हैं, कुछ गुड्स के अंदर टैरिफ जो लगाते हैं वो एक्सपोर्ट्स पे और इम्पोर्ट पे क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। उसके बाद ये क्या है, इंटरिम है, यानी कि टेम्पररी है, उसके बाद ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन होता है, जिसको हम कंप्रहेंसिव एफटीए भी बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसको लेकर, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम पोटेंशियली टारगेट टू ए लो हैंगिंग फ्रूट्स लीविंग द थॉटर goods and services for a later strategy can lead to significant delay in wrapping upon the mode broad based FTA। ये क्या करा था इंडिया ने, इस चीज़ को FTA को, यानी कि इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को थाईलैंड के साथ भी 2004 में किया था, लेकिन वो क्या हुई थी, इंडिया कॉम्प्रेसिव फ्री ट्रेड नहीं कर पाई थी थाईलैंड के साथ, इसके लिए प्रॉब्लम देखी जाती है। अब देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ गुड्स पे लगता है सिर्फ और सर्विसेज पे लगता है। अब देख लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। ये एक पैक्ट है दो कंट्रीज, दो नेशन के बीच का, जिससे क्या होती है, बहुत सारे बैरियर्स, बहुत सारे टैक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर उन दोनों कंट्रीज के क्या होते हैं, हट जाते हैं। अंडर ए फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर
सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर पर बिकती हैं सब चीज़ें। लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ, इस पर टैरिफ नहीं लगते, कोटाज नहीं लगती, सब्सिडीज नहीं लगती, और इससे एक्सचेंज क्या होता है दोनों कंट्रीज़ का अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, अपोजिट है किस चीज़ के, प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है कि कोई कंट्री अपने ही कंट्री में क्या करना चाहती है, सिर्फ गुड्स को और सर्विस को बनाना चाहती है, गुड्स को बेचना चाहती है और सर्विस को कराना चाहती है, यानी कि वो इंटरनेशनल मार्केट नहीं चाहती। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको उसके अपोजिट देखने को मिलेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सेशा, कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये सेशा और सेपा कब हो पाते हैं, जब किसी दो कंट्रीज़ के बीच के इंटरनेशनल रिलेशन क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जब ये सेशा और सेपा देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ द इंडियाज करंट ट्रेड रिलेशन, क्या है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बायलेटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच के साथ, जो कि USD 12 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिलेगा। कि इम्पोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कोयल, गोल्ड एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस हम इम्पोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से, डीजल, पेट्रोल एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। अपॉर्चुनिटी क्या होंगी इस एग्रीमेंट को लाने के बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्या होगा, ब्रिंग अपॉर्चुनिटी अक्रॉस सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर ग्रो होंगे, जैसे माइनिंग, फार्माकोटिकल्स, हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल्स, रेलवेज, जेम्स एंड ज्वेलरी, टूरिज्म, डिफेंस एंड टेक्सटाइल। ये बहुत सारी चीज़ क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। इंडिया इज ऑल्सो लाइकली टू सीक ईजियर वीज़ा, इंडिया को क्या मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, ईजियर वीज़ा मिल जाएगा इंडिया के स्टूडेंट्स को, क्या करेंगे वो ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं पढ़ाई के लिए। ऑस्ट्रेलिया इज लाइकली टू सीक मार्केट एक्सेस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बाइंग क्या होगी, इंडिया में आ सकती है, और यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ पर जा सकता है, और यहाँ की सर्विसेज वहाँ जा सकती हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है इस एग्रीमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, अपॉर्चुनिटी क्या होंगी, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ में क्या होगी। इंडिया ने एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर रखा है कि वो दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगी, अपने अपने टूरिज्म को बूस्टअप करेंगी। एग्रीमेंट अगर हुआ तो इससे क्या होगा, उनके दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे, कोऑपरेशन अच्छा होगा, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा है, जो कि क्रिटिकल है फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया हैज़ प्लेंटीफुल सप्लाईज ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। देख लेते हैं हमारे यहाँ क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी गुड्स सर्विस आपको देखने को मिलेगी। प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है, लेकिन टर्शरी के अंदर सर्विस आती है, जो कि हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी ठीक है, एग्रीकल्चर भी हमारा होता ही है। इसमें क्या हुआ था, इंडिया की सर्विस बहुत अच्छी है, इंडिया के डॉक्टर्स, इंजीनियर बाहर जाते हैं और वो क्या करते हैं, बाहर से पैसा भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या होती है, इंक्रीज देखने को मिलेगी। अभी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें इंडिया का क्या होता है, रिवेंट्रस बहुत अच्छा देखने को मिला था, जिसे बोलते हैं इंडिया की सर्विस क्या है, बहुत अच्छी है। अब देख लेते हैं इस पर क्या होगा, क्वाड पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन दोनों रिलेशन का। आप देख सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्या है, दोनों मेंबर क्वाड के आपको देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ US और जापान भी इसमें ही है। रिसेंटली क्या हुआ है, 4th मीटिंग हुई है, जैसे मैंने कल आर्टिकल आया था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड की, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान देखने को मिलेंगे। ये मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। देख लेते हैं इससे क्या होगा, बहुत दोनों कंट्रीज़ के कोलिशन बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग ट्रेड रिलेशन इनके अच्छे होंगे बहुत सारे क्वाड के मेंबर के बीच में। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट US और जापान के साथ भी साइन कर रखा है, अब इंडिया के साथ भी ये साइन कर रहा है। देख लेते हैं अदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया करंटली किस किस के साथ नेगोशिएट कर चुका है। तो इंडिया करंटली किस किस के साथ नेगोशिएट कर चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, UAE, UK, कनाडा, यूरोपियन यूनियन एंड इजराइल, और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। इंडिया इज आल्सो लुकिंग टू कंप्लीट अर्ली हार्वेस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट किस किस के साथ इंडिया कर रहा है, UAE एंड UK के साथ कब कर लेगा, फर्स्ट हाफ ऑफ दी 2022। देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, आपको ये देखने को मिलेगा ओशिनिया में, इसके पास क्या ईस्ट में आपको कोरल रीफ देखने को मिलेगी। ये UPSC में क्वेश्चन भी आया था कि सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर्स आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है रिडक्शन ऑफ एग्री सीज फॉर क्रूड ऑयल पाम। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि AIDC। अभी वीडियो में इसको समझेंगे। क्रूड ऑयल के लिए कितने से 7.5% से 5% तक, जिसका इफेक्ट कब होगा, 12 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा 2022 में। एड्स क्या होता है, एड्स आपको ये एक टाइप का स्पेशल पर्पस टैक्स देखने को मिलेगा, जो क्या होता है अबव बेसिक टैक्स से अलग तो होता है थोड़ा सा। द पर्पस ऑफ न्यू एड्स का पर्पस क्या है, जिससे क्या हो हमारे फंड्स बढ़ सकें क्रूड ऑयल को लेकर। जैसा आप जानते होंगे कि कच्चे तेल के बहुत ज़्यादा प्राइस अभी इंक्रीज हो गए थे। फंड्स टू फाइनेंसिंग स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट, जिससे हम एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या करा, एड्स लगाया।
पाम ऑयल क्या होता है? पाम ऑयल इज करंटली वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल है। इनके सरसों का तेल है जिसको हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट, इससे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, कॉस्मेटिक्स और बायोफ्यूल्स इससे बनते हैं। टॉप कंज्यूमर कौन कौन से देखने को मिलेंगे इसके? इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन इसके टॉप कंज्यूमर देखने को मिलेंगे। ये देख लेते हैं एडिबल ऑयल प्राइसेस क्या हुए थे। द प्राइसेस ऑफ द एडिबल ऑयल हैव राइजन स्टेपली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं एडिबल ऑयल के प्राइस। अब इससे एडिबल ऑयल की इकोनॉमी क्या है इंडिया में? तो इंडिया ने क्या हुआ था, इंडिया ने 2 मेजर फीचर इसके लिए करे थे। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड 1986 में, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था नेशनल मिशन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम में 2014 में। फिर इसको फर्दर मर्ज कर दिया गया था NFSM में, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में। ये क्या देगा, गवर्नमेंट को एक अफर्ट देगा जिससे क्या कर सकें हम प्रोडक्शन कर सकें ऑयल सीड्स की। हमारे यहाँ क्या है, ओपन मार्केट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इंटरनेशनल में भी हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट सबसे ज़्यादा इसको करते हैं। प्रोग्राम ऑफ लिबरलाइजेशन भी गवर्नमेंट ने चलाया था, जिसमें क्या है, ओपन मार्केट है हमारे यहाँ ऑयल सीड्स की, यानी कि पाम ऑयल की। हमने येलो रिवोल्यूशन भी चलाया था, आप जानते होंगे, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क का जो होता है, स्वीट रिवोल्यूशन जो आपको गन्ने से देखने को मिलेगा। ऐसे ही येलो रिवोल्यूशन वन ऑफ द कलर रिवोल्यूशन है जो लॉन्च किया था, जिससे क्या कर सकें हम इंक्रीज कर सकें प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स की कंट्रीज़ में, जिससे क्या हो हमारी डोमेस्टिक डिमांड पूरी हो सके। गवर्नमेंट ने क्या करा था, खरीफ स्ट्रेटेजी 2021 में लॉन्च की थी ऑयल सीड्स को लेकर, जिसमें क्या हुआ था 6.37 लाख हेक्टेयर एरिया हम ऑयल सीड्स के लिए देंगे, जिससे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा 120 लाख क्विंटल्स ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होगा और एडिबल ऑयल कितना होगा, 24 लाख क्विंटल। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अब भी इस चीज़ से क्या हुआ है, अपने अंदर अपने इंडिजिनियसली क्या हुआ है, इंडिया अब भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया है ऑयल सीड को। इसके कारण क्या है, एक तो है माइक्रो इरिगेशन, क्वालिटी सीड्स नहीं है हमारे पास, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा नहीं है और गवर्नमेंट पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इंडिया अभी तक भी क्या कर रहा है, 60% पाम ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। कहाँ से? इंडोनेशिया और मलेशिया से। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने बताया था कि टोटल डिमांड क्या है इंडिया की, 250 लाख मेट्रिक टन आपको पर ईयर देखने को मिलेगी, लेकिन इतना है हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। देख लेते हैं सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इस चीज़ को लेकर। तो सरकार ने क्या करा है, करंट बेसिक रेट जो है उसको क्या रहा है, ऐसे ही रहने दिया है क्रूड ऑयल पर, यानी कि उसको इंक्रीज़ नहीं किया है, टैक्सेस को इंक्रीज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से क्या हुए हैं, इसके दाम कम हुए हैं। क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सोयाबीन ऑयल के आपको देखने को मिलेंगे, ये सब इंपोर्ट ड्यूटी क्या करी है, इंडिया ने 0% करी है 30 सितंबर 2022 तक। रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रिफाइंड पाम ऑयल पर कितने को देखने को मिलेगी, 12.5%। सोयाबीन ऑयल पर कितनी देखने को मिलेगी, 17.5%। और क्या होगा, ये 30 सितंबर तक होगा, जैसे मैंने बताया। ये मेजर क्या इस चीज़ के लिए क्या फ़ायदे होंगे हमारे इंडिया में, हेल्प इन कूलिंग डाउन द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल्स के क्या होंगे, प्राइस कम होंगे। और इंडिया ने क्या करा था, इम्पोज स्टॉक लिमिट क्वांटिटी, यानी कि क्या होगा, कोई भी स्टॉक को, यानी कि एडिबल पाम ऑयल को कोई भी क्या करेगा, स्टॉक नहीं करेगा। गवर्नमेंट हैजली इम्पोज स्टॉक लिमिट क्वांटिटीज ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स फॉर द पीरियड ऑफ 30 जून 2022 तक। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में आता है। तो गाइज नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम ये चलाया था अगस्त 2021 में, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम हम चला रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, सेल्फ रिलायंस बनेंगे हम एडिबल ऑयल्स पर और इन्वेस्टमेंट करेंगे 11,000 करोड़ किस चीज़ पर, 5 साल के लिए एडिबल ऑयल पर। चल है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 3 में इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करी है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तराई के द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। देख लेते हैं क्या होती है तराई एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कंडक्ट कराती है रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। किस चीज़ के लिए, इंडिया के लिए क्या कर सके, वो ग्लोबल साउथ में जा सके। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1974 में। इसको पहले क्या बोलते थे, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट उसको बोलते थे, फिर इसका नाम बदल दिया गया, फिर इसको क्या बोलते गए, एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन 2003 में। अब देख लेते हैं ये क्यों है, व्हाट इज़ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो तराई के अंदर होती है। इसको पहले इसको क्या बोलते थे, दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इसको बोलते थे। अब देख लेते हैं इंडिया का स्टैंड क्या है इस समिट में, इंडिया ने क्या क्या वादे किए हैं समिट के लिए। तो इंडिया ने बताया कि हम क्या करेंगे, ये एक इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस करेंगे,
जिसके द्वारा पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे अपनी कमिटमेंट को बाय इंश्योरिंग दैट इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस टू द पुअर रिमेन्स एंड कॉर्नस्टोन्स ऑफ इट्स एनवायरमेंटल पॉलिसी। इंडिया ने क्या करा है, एक इनिशिएटिव चलाया है जिसमें 19 मिलियन हाउस होल्ड को इंडिया क्या देगा, क्लीन कुकिंग फ्यूल देगा अंडर उज्ज्वला योजना स्कीम। एक फार्मर के लिए एक और स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम, जिसके अंदर फार्मर क्या कर सकते हैं, पैनल सोलर पैनल को यूज़ कर सकते हैं और फिर उनके अंदर क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है जिससे वो पानी वगैरह ले सकते हैं। और वो जिन पे उन पर पैनल बच जाएँ तो उसको क्या कर सकते हैं, वो सरप्लस को उसको सेल भी कर सकते हैं ग्रिड के, पावर ग्रिड को। अब देख लेते हैं क्या होता है रिड्यूसिंग इमिशन। इंडिया ने क्या करा है, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम उजाला स्कीम चलाई है, जिसके अंदर क्या हो गया, एलईडी बल्ब लाए जाएंगे, एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जो बड़े बड़े बल्ब आते थे पहले 100 वाट के, उनको क्या किया है, उनको हटाया है, जिससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। इंडिया ने इसके द्वारा क्या करा है, 220 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया है और 180 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को क्या करा है, कम करा है। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ रामसर साइट कितनी है। रामसर साइट में इंडिया ने क्या अचीव करा है, अभी आप जानते होंगे 2 रामसर साइट और नई जुड़ी हैं। हमारे पास क्या थी, पहले 49 रामसर साइट थी जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंडर आती हैं। अभी 2 और जुड़ी हैं, आप उनका नाम कमेंट में बता सकते हैं। अब क्या होता है, वेटलैंड स्प्रेड ओवर मोर देन 1 मिलियन हेक्टेयर तक हमारे यहाँ क्या है, वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिया ने और क्या क्या अचीव किया है इसमें, और क्या क्या बात करिए, रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, यानी कि जो लैंड खत्म हो चुकी है उनको क्या करेगा, इंडिया रिन्यू करेगा। हैज़ बीन वन ऑफ द मेन फोकस एरिया सिंस 2015 से ये मेन फोकस एरिया इंडिया का, जिसमें क्या करा है इंडिया ने 11.5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो बेकार हो गई थी, यानी कि डिग्रेड हो गई थी, उसको क्या करा है, रिस्टोर किया है। और अभी ग्लासगो में आप जानते होंगे मीटिंग हुई थी COP26 ग्लासगो में, उसमें इंडिया ने क्या करा था, कमिटमेंट करी थी कि हम 2030 तक क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी को बिल्कुल क्या कर देंगे, 2030 तक कार्बन इमिशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या है इंडिया के ग्लोबल कॉमन्स के लिए। इंडियाज एफर्ट है रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया ने क्या करा था, इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया था, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। अब इसको समझते हैं। इसका ये प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा। इसका एम था कि हम क्या करें, ग्लोबली सब एक साथ आ सकें और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर काम कर सकें। इसको कौन कौन हेड करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्निकल एक्सटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड ISA इसको क्या करता है, हेड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ग्लोबली साथ आ सकें और सोलर एनर्जी का अच्छे से यूज़ कर सकें, 140 कंट्रीज एक साथ आ सकें। अब समझते हैं वन सन वर्ल्ड और वन ग्रिड क्या होता है। आप सभी जानते होंगे गाइज, सबसे पहले सन क्या होता है, जापान में होता है। इसको राइजिंग ऑफ दी कंट्रीज, राइजिंग सन ऑफ दी कंट्रीज भी बोला जाता है, सन राइजिंग कंट्रीज। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ सन जापान में उगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोलर पैनल लगा देंगे और ग्रिड के द्वारा समुंदर में ही ग्रिड के द्वारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भेज देंगे। जब USA के वेस्ट में यहाँ पर भी क्या होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी हम उत्पादन कर सकते हैं। फिर इधर रात होगी जापान की तरफ तो इधर दिन होगा, यहाँ पर अमेरिका की तरफ, तो हम क्या कर सकें, फिर इधर से ग्रिड लगा देंगे समुंदर के अंदर। उससे क्या होगा, दोनों तरफ क्या होगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी। तो यही क्या है, इनिशिएटिव है किस चीज़ का, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक साथ मिलकर चलाया था। अब देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हम फ्यूचर क्या करें, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, यानी कि रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए सेव करें। और हमारे सस्टेनेबल 17 गोल्स भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको क्या करें, हम अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे। अचीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। क्लाइमेट चेंज आप जानते होंगे, लॉन्ग टर्म चेंज होता है। एवरेज वेदर में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अर्थ लोकल पर रीजनल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से जो पोलर्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं, उन पर क्या होता है, सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके ग्लेशियर्स क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से हरिकेन्स, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, ड्राउट्स, फ्लड्स आते हैं बहुत सारे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है डरकोन्स 2022। अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या करता है, ये देखता है इनको ड्रग वगैरह की ये चेकिंग करता है। इसने क्या करा है, लॉन्च करा है डरकोन्स फॉर साइबर एक्सपर्ट। इसमें क्या होता है, साइबर एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जिससे क्या हो सके, वो इफेक्टिव सॉल्यूशन दे सकें किस चीज़ का, जो ड्रग लॉ एनफोर्समेंट होता है इंडिया में। हैकथॉन भी एक चलाया जाता है, उसकी भी मीटिंग होती है, उसमें भी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि हैकिंग के सिस्टम को हम क्या करें, कंट्रोल कर सकें। अब समझते हैं इसको, ये डार्कथॉन क्या होता है। डार्कथॉन क्या होता है गाइस, ये देख सकते हैं आप, सरफेस, इसके 3 लेयर होती हैं, सरफेस वेव, डीप वेव, डार्क वेव। सरफेस वेव में जो हम इंटरनेट का एक्सेस हमें मिल पाता है, सिर्फ जिसमें हम इंस्टाग्राम, ये सब गूगल, याहू वगैरह, ये सब बिंग, फेसबुक चला पाते हैं। ये 4% ही हम नेट यूज़ कर पाते हैं।
डीप वेब में क्या होता है, गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें पब्लिक में अपीयरेंस नहीं होता। साइंटिफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिर्फ वो गवर्नमेंट को पता होती है और किसी को नहीं पता होगी। लेकिन जो इससे नीचे होता है डार्क वेब, जिसको हम डार्क नेट भी बोलते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। उसके अंदर टोर एनक्रिप्टेड साइट आती हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आता है उसके अंदर, और सिल्क रोड का ट्रेड भी दिखाया जाता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, इसके अंदर किसी को कुछ नहीं पता चल पाता। तो इस चीज़ को लेकर मीटिंग रखी गई है, एक्सपर्ट को बुलाया गया है कि हमें बताओ कि कहाँ पर इसको हम टैकल कर सकते हैं। तो डार्क नेट एंड कंसर्न क्या है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट लेयर इन पब्लिक में, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन, लिंक्डइन, इसमें हम चला सकते हैं। 4% ही सिर्फ एंटायर इंटरनेट हम यूज़ कर पाते हैं। सेकेंड लेयर क्या होती है, डीप वेब, जिसके अंदर क्या होती है, पीपल की उसमें कोई एक्सेस नहीं होती, इसको सिर्फ इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट डाटा, बैंक डाटा, क्लाउड डाटा इसमें सिर्फ यूज़ होता है। थर्ड लेयर क्या होती है, वो डार्क एंड होती है, इसमें टोर, द ओनियन राउटर और I2P विच स्टैंड फॉर इनविजिबल, यानी कि हमें दिखता नहीं है, इसका इंटरनेट प्रोजेक्ट। अब इसके लिए कंसर्न क्या है, फरवरी 2021 में एक स्टडी आई थी, क्रिप्टो पॉलिटिक एंड डार्क नेट, उसमें ये बताया था कि किस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अंदर क्या आता है, लेजिटिमेटेड पोर्नोग्राफी एंड हैकिंग भी इसके अंदर ही आती है। अब देख लेते हैं डार्कटम 2022 की मीटिंग रखी गई है, इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकें ड्रग ट्रैफिकिंग का, और बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाया गया है, जिससे क्या करें वो अपने डिफरेंट सजेशन दे सकें। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।